हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल को लेके कुछ अपडेट्स आए हैं उसके बारे में। साथ ही साथ इस अपडेट के बाद अब हमारा क्या रणनीति होना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ मैं आपको अपडेट कर दूं और उसके बाद का क्या रणनीति होना चाहिए, अगर इस पर हम चर्चा ना करें तो ये एक बेईमानी होगा। तो मैं अपडेट्स भी करूँगा आपको कि क्या अपडेट्स हैं, साथ ही साथ क्या अब रणनीति होना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपडेट्स और डिस्कशन को। जैसे कि जेएसएससी सीजीएल 2021 इससे संबंधित कुछ अपडेट्स अभी ये आए हैं कि इसके पहले के वीडियो में मैंने खुद कहा था ये चीज़ कि जेएसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपके पास होगा। अभी तक सारा प्रोसेस उसी हिसाब से चल रहा था क्योंकि कार्मिक के द्वारा जेएसएससी को अधियाचना भी भेज दिया गया था सीजीएल को लेके, ठीक, सहायक सचिवालय के पोस्ट के लिए। और इन सारी चीज़ों को मैंने आपको अपडेट भी किया था। अब ये हो गया है क्योंकि अब 19-20 चलता है सर। अब 19-20 इसलिए चलता है क्योंकि सरकार चलाना चाहती है 19-20। जेएसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बीच में आपके पास होता, अब उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, उसमें थोड़ा डिले होगा। अब वो नोटिफिकेशन हो सकता है आपके पास अब फरवरी टू मार्च में आपको देखने को मिले जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहला ही पॉइंट लिखा है कि जेएसएससी के द्वारा अधियाचना वापस, कि जेएसएससी ने जो है वो कार्मिक के द्वारा जो भी सहायक सचिवालय का पोस्ट को लेकर अधियाचना भेजा गया था उसको वो वापस कर दी है क्योंकि इस पर केस हो गया है। अब केस किस मुद्दे पे हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। मैट्रिक व इंटर ग्रुप सी, जैसे कि राज्य सरकार के द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जितनी भी वैकेंसियों के लिए एग्जाम का आयोजन किया जाता था ग्रुप सी और ग्रुप डी का, तो उसमें एक स्थानीयता नीति को लेके आपको पता होगा कि एक रूल बनाया गया था कि आपका मैट्रिक और इंटर जो है वो झारखंड से ही होना चाहिए, तभी आप झारखंड के किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए, ठीक। अब जब ये स्थानीयता नीति को लेकर जब ये रूल लाया गया था उसी समय ये कंफर्म था कि इस पे केस होगा। क्यों केस होगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है ये वीडियो बहुत लोगों को गंवारा ना आवे, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उस पर बात करना जरूरी है सर। क्योंकि स्थानीयता नीति में ये चीज़ को जब इंक्लूड कर दिया गया कि आपका मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही होना चाहिए, झारखंड से प्राप्त, मतलब कि झारखंड जो राज्य है इससे प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से आपको मैट्रिक या इंटर होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे मुद्दा ये होता है और इस पे केस इसलिए हुआ कि मान लो कि आपके गार्जियंस, मम्मी पापा या आपके बड़े भाई जिसके साथ भी आप रह के पढ़ाई करते हो, मान लो कि वो बाहर में कहीं काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और बहुत सारे लोग का झारखंड में बहुत सारे लोग जो है वो काम के तलाश में प्लान किए हैं झारखंड में, क्योंकि खेती बाड़ी करके सिर्फ अपने जीवन का निर्वाह करना सिर्फ खेती बाड़ी के दम पर झारखंड के किसानों के लिए या झारखंड के लोगों के लिए संभव नहीं है। तो काम के तलाश में, पैसे की तलाश में वो प्लान करते हैं। बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं, बहुत सारे गुजरात में, बहुत सारे कर्नाटका में, जिसको जहाँ काम मिलता है वहाँ वो काम करते हैं। अब मान लो काम करते करते दौरान वो क्या करेंगे कि अपना परिवार को भी वहाँ रखेंगे। अब परिवार वहाँ रह रहे हैं तो उनको एजुकेशन भी वहीं पर देंगे। तो उससे क्या हुआ कि जो लोग प्रॉपर झारखंड के हैं लेकिन काम के तलाश में या काम के चलते अगर वो बाहर गए हैं, अपने परिवार को बाहर में ही रख के वहाँ शिक्षा दिए हैं, 10th और 12th मान लो उसके बच्चे महाराष्ट्र से किए, ठीक। अब महाराष्ट्र से किए लेकिन वो है झारखंड के, तो झारखंड के रह के भी वो झारखंड के नहीं हुए। क्यों? क्योंकि चूंकि उनका 10th और 12th जो है वो दूसरे स्टेट से हो गया, तो अब झारखंड के फॉर्म तो नहीं भर सकते, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे अदर स्टेट वाले, जैसे कि बिहार की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, एमपी की बात कर लो, तो बहुत सारे लोग झारखंड में रह रहे हैं और 20 साल 30 साल से रह रहे हैं, वहाँ अपना एक बिजनेस यहाँ उन लोग एक सेटल किए हुए हैं, तो वो अपने बच्चे को यहाँ रख के एजुकेशन दे रहे हैं, मतलब 10th और 12th जो है उनका यहीं से है। अब यहाँ से है तो अगर वो फॉर्म भर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो झारखंड के हो के भी, मतलब झारखंड के नहीं हो के भी झारखंड के हो गए। जो लोग अदर स्टेट से झारखंड में 20-25 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं और उनके बच्चे यदि यहीं से 10th-12th की शिक्षा प्राप्त किए हैं तो वो झारखंड का नहीं होकर भी झारखंड के हो गए। और जिनके गार्जियन मान लो बाहर में काम करते हैं और बाहर से अगर वो शिक्षा ग्रहण किए हैं तो वो झारखंड के हो के भी झारखंड के नहीं हुए। तो ये एक उलझ रहा था। और ये जब रूल्स आए थे उसी समय ये कंफर्म था कि इस पे केस होगा, और फाइनली यही हुआ भी, इस पे केस हो गया। तो वैकेंसी आने से पहले ही उस पे केस हो गई। तो इस कारण से क्या हुआ कि जेएसएससी सीजीएल
का जो कार्मिक के द्वारा जो अधियाचना जेसीसी को भेजा गया था वो उसको वापस कर दिया गया, पहला चीज। दूसरा चीज अब क्या किया गया है कि इस जो केस हुआ है मैट्रिक व इंटर को लेकर, स्थानांतरण के लेके, उस पर 22 दिसंबर को सुनवाई होने वाला है। कितना? तो इस पे 22 दिसंबर को हमारा सुनवाई होने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज, सिर्फ 22 दिसंबर को सुनवाई से ये कंफर्म नहीं होगा कि फिर से वैकेंसी आ जाएगी। क्यों सर? क्योंकि 22 दिसंबर को सुनवाई होगा, ये तो कंफर्म्ड है, और इस पर एक फैसला आएगा, ये भी कंफर्म्ड है। लेकिन अब इसको अध्ययन के लिए कि जो हमने रूल बनाया है, क्या कर रही है राज्य सरकार? राज्य सरकार ये जानना चाह रही है कि जो हमने ये रूल बनाया है कि मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही होना चाहिए झारखंड के फॉर्म भरने के लिए, तो ये सही है कि गलत है। तो इसके अध्ययन के लिए उन्होंने एक 17-18 सदस्यों का एक टीम तैयार किया है और उसको 9 अलग अलग राज्यों में भेजा है अध्ययन के लिए। वहाँ से वो अध्ययन करेंगे कि ये रूल्स जो मैंने एप्लीकेबल किया है अपने राज्य में, ये सही है कि गलत है। तो वहाँ के स्थानीयता नीति को देखेंगे, वहाँ की जॉब प्रोफाइल्स को देखेंगे, वहाँ किस हिसाब से सरकार वैकेंसी ये करती है, उसको सारी चीज़ अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। उसके बाद उस स्टडी को सरकार को सौंपेगी, और उसके बाद सरकार को सौंपा हुआ वो पूरा स्टडी मटेरियल प्लस हमारा ये जो खैर सुनवाई जो होने वाला है 22 दिसंबर को, वो सब मिला के उसके बाद फिर आपका वैकेंसी आएगा। ठीक, तो ये जो बेसिकली मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ है एक छोटा सा आपको अपडेट देने के लिए। साथ ही साथ इस अपडेट के बाद आपको हतोत्साहित नहीं होना है। इस अपडेट के बाद आपको एक नया रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि चूंकि आप जनरल कंपटीशन के दौड़ में हो, तो जनरल कंपटीशन के दौड़ में हो तो ये आप रेलवे का भी फॉर्म भरते होगे, आप जेएसएससी का भी फॉर्म भरते होगे, मतलब झारखंड स्टेट गवर्नमेंट से जो भी फॉर्म निकलते हैं आप उसको भी भरते होगे, आप सेंट्रल का भी फॉर्म भरते होगे। तो चूंकि आप जनरल कंपटीशन के दौड़ में आ चुके हो और आपको अगर ऐसा अपडेट मिल गया हो कि अधियाचना जो है ये वापस कर दिया गया है, तब अब आपको एक नया रणनीति बनाने का जरूरत पड़ जाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके तैयारी करने से जॉब नहीं मिलता है सर। आपको एक प्रॉपर रणनीति होना जरूरी है, अपडेट रहना जरूरी है प्रत्येक चीज़ों से, जो भी चीज़ हलचल हो रही है आयोग में, जो भी चीज़ हलचल हो रही है सरकार में। ठीक, तो अब क्या है कि 9 राज्यों में भेजा गया है टीम को स्टडी मटेरियल, आप इसके स्टडी के लिए कि ये जो हमारा जो नीति है वो सही है गलत है उसके लिए। ठीक, अब ये जो भेजा गया है ना, ये सिर्फ क्या बोल सकते हो, खेल ही बोल सकते हो। क्योंकि किसी भी एक मैच्योर्ड इंसान से आप पूछ लोगे ना सर कि ये जो नीति बना है कि वो गलत है या सही है, या फिर इसको किस हिसाब से और बेहतर अप्लाई किया जा सकता था, तो कोई भी आपको सजेशन दे देगा। बढ़िया आदमी, शिक्षित आदमी आपको अच्छा सजेशन इसमें दे सकता है। लेकिन फिर भी आप स्टडी के लिए 9 राज्य में भेजे हो, आप समय मारना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, ये तो मनसा खैर सब समझ रही है। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि अब इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है। तो जैसे कि इसके पहले हमने कहा था कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में नोटिफिकेशन आपके पास होगा जैसे सीजल का। लेकिन अब चूंकि केस हो चुका है, 9 राज्यों में इसके स्टडी के लिए मेंबर्स भेज दिए गए हैं, 22 दिसंबर के इसका सुनवाई होने वाला है। टोटल चीज़ों को ओवरऑल पकड़ के चल सकते हो कि इसमें अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 महीना का अब डिले हो सकता है। मतलब जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आने वाला था, हो सकता है कि ये नोटिफिकेशन अब आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में देखने को मिले या फिर मार्च में देखने को मिले। लेकिन फिर भी एक डेडलाइन आप मार्च तक पकड़ के चल सकते हो कि एट एनी हाउ मार्च तक आपके पास नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। अब चूंकि इस पर केस नहीं होता नोटिफिकेशन, तब जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में एट एनी हाउ आपके पास होता। लेकिन चूंकि अब केस हो गया और ये सारा चीज़ हो गया, तामझाम की 9 राज्यों में स्टडी के लिए आपने मेंबर्स भेज दिया और सारा चीज़ हो गया, तो 1-8-1.5 महीना का डिले अब हो सकता है। क्योंकि वो अपना फिर स्टडी उनका क्या है, वो अपना एक रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद सरकार फिर अपना एक नया रणनीति बनाएगी, उसके बाद आपके समक्ष वैकेंसी को रखेगी। तो 1-1.5 महीना का फिर भी हम पॉजिटिव साइड हमेशा देखो सर, जनरल कंपटीशन में आप आ गए हो ना, तो पॉजिटिविटी अपने अंदर रखना जरूरी है। क्योंकि इसके पहले की वीडियो मैंने एक चीज़ कहा था बहुत फोकस्ड करके कि एग्जाम के तैयारी जिस दिन आपने स्टार्ट किया है उस दिन से लेके एग्जाम के अंत तक आपका सेम लय है कि नहीं पढ़ने का, ये मैटर करता है। ठीक, और वही बूस्ट रखना अपने आप को बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक फैक्टर बनता है और एक रीजन ये बनता है कि मान लो कि इस तरह से वैकेंसियां अगर वापस होते रहें, वैकेंसी आ ही नहीं, तो फिर इंसान जो है वो अपने आप को मोटिवेट रखे कैसे, पढ़े आखिरकार क्यों, किसके लिए पढ़े, ये एक क्वेश्चन मार्क उठता है माइंड में। तो उसी का सलूशन हम इस वीडियो में करेंगे भी कि अब अगर ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि इस पे आपका जोर है नहीं, अब चूंकि ऐसा हो गया तो हमारा रणनीति क्या होना चाहिए। ठीक, तो क्या मैंने बोला कि इसका अब जो है वो 1-1.5 महीना या 2 महीना
में भी कि अब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो 1-1.5 महीना डिले हो सकती है। ठीक, इसके बारे में बात कर लिए। अब जब टोटल अपडेट आपको मैंने दे दिया कि जेएसएससी के द्वारा अधियाचना जो है सहायक सचिवालय का वो वापस कर दिया गया है, 22 दिसंबर के इसका सुनवाई होने वाला है। केस क्यों हुआ था, तो मैट्रिक व इंटर को लेकर स्थानीय नीति के लिए जो बनाया गया था रूल, उस पर केस किया गया है। 9 राज्यों में टीम को भेज दिया गया है स्टडी के लिए। एक्सपेक्टेड डेट जो है इसका 1 से 2 महीना डिले अब हो सकता है। ठीक, अब रणनीति के बारे में बात करते हैं कि अब हमारा रणनीति क्या होना चाहिए। उसके पहले एक लाइन हम आपके सामने पढ़ना जरूर चाहेंगे, चाहे जिस तरह भी ले ले इम्तिहान तू। ठीक, सरकार को कह रहे हैं ये सेंटेंस हम, और ये अपने जहन से आप भी अपने दिमाग से बोलोगे सरकार को या आयोग को कि चाहे जिस तरह भी ले ले इम्तिहान तू, हर रास्ते पर तुझे मात देंगे। चाहे जिस तरह भी ले ले इम्तिहान तू, हर रास्ते पर तुझे मात देंगे। ठीक, अब ये इम्तिहान ही है सर कि लोग डेडिकेटेड है कि चलो वैकेंसी आएगी, हम एग्जाम देंगे और अच्छा एफर्ट दे रहे हैं, और उसके बाद आप पता चलता है कि ऐसा आप नीति ही बनाए हो, आपको पता है सारा चीज़ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, आपको पता है इस पर केस होने वाला है, आपको ये भी पता है कि इस पर फिर डिले करोगे 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना। ठीक है, तो इसीलिए जिस तरह भी ले ले इम्तिहान तू, हर रास्ते पर तुझे मात देंगे। ठीक, अब आइए रणनीति पे हम बात करते हैं कि अब हमारा क्या होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए हमारा रणनीति, चूंकि जैसे सीजीएल का आप दे रहे हैं तो इसमें से बहुत सारे बंदे होंगे या बंदियां होंगी जो एनटीपीसी का भी फॉर्म भरे होंगे और ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ एनटीपीसी और ग्रुप डी को इंट्रोड्यूस करके ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि जैसे सीजीएल को आप इग्नोर कर दो। आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी फॉर्म भरे होंगे, और चूंकि एनटीपीसी का डेट आ चुका है सर आपको कि 14 फरवरी से एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का भी डेट आ गया सर कि 23 फरवरी से आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। दोनों डेट जो है वो टेंटेटिवली डिक्लेयर कर दिया गया है कि 14 फरवरी से एनटीपीसी का और 23 फरवरी से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। ठीक, अब चूंकि जैसे सीजीएल डिले हो गया तो 1-1.5 महीना हो सकता है डिले हो जाए, तो हमारा आखिरकार तैयारी कैसे होना चाहिए कि वो जो है वो एनटीपीसी मतलब रेलवे या फिर जिसका भी फॉर्म आप भरे होंगे उसमें भी वो काम आ जाए। साथ ही साथ चूंकि एक सपना देख लिए हैं जैसे सीजीएल का सचिवालय का, तो उसमें भी वो काम हो जाए। तो उस हिसाब से हमारा रणनीति होना क्या चाहिए उस पर हम बात करेंगे आज। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि फिलहाल जैसे सीजीएल का भी आप तैयारी जारी रखो, और साथ ही साथ एनटीपीसी या ग्रुप डी जिसका भी आप फॉर्म भरे हो उसका भी तैयारी रखो। लेकिन ज़्यादा फोकस आप किस पे करोगे, तो ज़्यादा फोकस आप एनटीपीसी या ग्रुप डी पे करोगे। क्यों? क्योंकि उसका टेंटेटिव एग्जाम डेट आ चुका है। ठीक, तो तैयारी किस हिसाब से करना चाहिए कि जेएसएससी का भी तैयारी होते रहे, और साथ ही साथ मेन फोकस जो है अपना एनटीपीसी पे, क्योंकि उसका डेट डिक्लेयर किया जा चुका है तो उस पर ज़्यादा फोकस हम करें। तो उसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट्स कौन कौन सा आपके पढ़ने होते हैं सर जनरल कंपटीशन में, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। सर जीएस पढ़ना होता है, सर मैथ पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, दैट्स इट। ठीक, तो मैंने एक बनाया है कि अभी से एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास दिसंबर इधर खत्म कर दो, आधा दिसंबर, तो भी जनवरी और फरवरी लगभग 2 महीना समय है एनटीपीसी के लिए भी। ठीक, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है सर। पहला हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए कि लूसेंट जो है ना, लूसेंट उसको आप पी जाओ। पीना मतलब समझते हैं ना, लूसेंट को जो है हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस सेक्शन भी उसमें दिया हुआ है, आपको साइंस भी पढ़ना है। अब देखो ये जो इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बताता हूँ। लूसेंट मतलब जो जीएस पार्ट है वो आपको जैसे मतलब कि जैसे सीजीएल में भी पूछता और आपको रेलवे में भी पूछेगा, या फिर जिसका भी आप एग्जाम दिए जनरल कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस तो रहता ही हर एग्जाम में। तो लूसेंट जो है वो यहाँ भी कारगर हो जाएगा और एनटीपीसी में भी कारगर हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग ये आपका जैसे सीजीएल में भी पूछता और एनटीपीसी या ग्रुप डी में भी पूछेगा। करंट अफेयर आपका जैसे सीजीएल में भी पूछेगा और एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी पूछेगा। ठीक, ये सिर्फ जो खोरठा सब्जेक्ट है, ये वाला जो खोरठा सब्जेक्ट है ये सिर्फ आपका एनटीपीसी या ग्रुप डी में नहीं पूछेगा। ये खोरठा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे सीजीएल के लिए कारगर था, या फिर झारखंड के द्वारा जो वैकेंसी निकलती स्टेट गवर्नमेंट का उसके लिए कारगर था खोरठा लैंग्वेज पेपर। ठीक, लेकिन बाकी के जो 3 पेपर हैं लूसेंट, मैथ, रीजनिंग और करंट, ये तो सभी एग्जाम में कॉमन ना सर। तो अभी आप इसको एक पॉजिटिव साइड लेके चल सकते हो कि मान लो कि 1-1.5 महीना का समय हो गया तो इसको और अच्छे से हम बूस्ट कर दें कि कटअप उस हिसाब से अगर जाए भी मान लो हाई तो उस रेंज में हम आ जाए। तो लूसेंट का अभी से आपके पास पर्याप्त समय हो गया है कि लूसेंट को आपको पी जाना है।
एक एक पॉइंट्स को पी जाना है। क्यों? क्योंकि लुसेंट को चूंकि क्रमबद्ध तरीके से लुसेंट में दिया वो नहीं होता है, सिर्फ मेन फैक्ट्स दिए हुए होते हैं लुसेंट में, इसीलिए लुसेंट को याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश करोगे कि लुसेंट को कम से कम 3 से 4 बार आप खत्म कर दो। हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, हो सकता है तो इकोनॉमिक सेक्शन इसमें छोड़ सकते हो, क्वेश्चंस उससे भी रहते हैं, लेकिन मैं छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा पजलिंग आपको लगता है तो कोई भी एक टॉपिक छोड़ सकते हो, चाहे पॉलिटी छोड़ दो या इकोनॉमिक छोड़ दो। मेरे हिसाब से इकोनॉमिक छोड़ना बेहतर होगा, तो अगर छोड़ना है तो, और नहीं तो अगर पूरा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस सेक्शन, तो लुसेंट को आपको पी जाना है। तो लुसेंट अगर आप पूरा खत्म कर दिए तो एनटीपीसी ग्रुप डी में तो आपका काम आया ही, साथ ही साथ आप जीएस के लिए अलग से आपको जैसे सीजीएल का जब आप एग्जाम दे रहे होगे उसमें आपको अलग से जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लुसेंट का आप तैयारी कर चुके हैं और लुसेंट से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे सीजीएल या एनटीपीसी ग्रुप डी में, ये तय है। तो लुसेंट का तैयारी कर लेना है। मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग आपका जैसे सीजीएल में भी पूछता और ये रेलवे में भी पूछेगा, ठीक। तो मैथ और रीजनिंग आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक। करंट अफेयर जो है आपका वो एनटीपीसी ग्रुप डी में भी पूछेगा और आपका जैसे सीजीएल में भी करंट अफेयर पूछता, तो करंट अफेयर भी आप अप टू डेट रखो, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट्स आप अप टू डेट रखो। क्यों? इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपके पास क्वेश्चंस होने वाले हैं एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, इसीलिए इन 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, लुसेंट पे, मैथ रीजनिंग पे, करंट अफेयर पे। अब तीनों पे फोकस किए तो तीनों का तैयारी अगर बढ़िया से हो गया तो एनटीपीसी ग्रुप डी, तो ये भी तो हो सकता है ना सर कि आपका एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग ले लिए, उधर पता चला कि तब तक जैसे जो सचिवालय है ज्वाइनिंग से पहले मान लो उसका भी फॉर्म भर दिए हो, पता चला कि रेलवे में 2 महीना 3 महीना 4 महीना का जॉब आप कर भी लिए और उसके बाद आपका पता चला कि जैसे सीजीएल का भी आपका एग्जाम निकल गया, एग्जाम हो गया, आपका एग्जाम निकल गया उसमें भी, तो 3 महीना 4 महीना के बाद आप रेलवे का फिर हो सकता अगर आपका इच्छा हो तो रेलवे का एग्जाम रेलवे का जो जॉब है वो आप क्विट करके सचिवालय में चले गए, ठीक। तो एक बढ़िया ही है, एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में चले गए सरकारी, क्योंकि ये संभव नहीं होता है बहुत लोगों के लिए, एक जॉब पाना बहुत टफ होता है सर। इसीलिए तैयारी उस हिसाब से रखो कि जीएस पढ़ना ही है तो जीएस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लुसेंट पूरा पी जाना है, मैथ रीडिंग कंटिन्यू रखना है क्योंकि इसमें भी काम करेगा, और करंट अफेयर आपको कंप्लीट रखना है। साथ ही साथ खोरठा जो है, खोरठा पे अभी आप थोड़ा सा कम ये कर सकते हो क्योंकि मैथ रीजनिंग, लुसेंट और करंट अफेयर ये तो आपको बहुत अच्छे से करना है। खोरठा पे आप डेली सिर्फ 1 घंटा का समय दो, पर डे 1 घंटा सिर्फ खोरठा पढ़ो, बहुत है, खोरठा आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटा अगर आप 24 घंटा में 1 घंटा खोरठा में देते हो तो ऐसा भी नहीं कि आप बहुत समय दे दिए हो खोरठा में, मतलब लैंग्वेज पेपर पे ज़्यादा समय दे दिए ऐसा भी नहीं है। तो खोरठा पे आप डेली 1 घंटा समय दो। ये जो सिलेबस आप फॉलो करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आवे या नोटिफिकेशन आने तक आपका 70% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है, जैसे सीजीएल का भी। ये तो खैर 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब लुसेंट, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर कर लिए तो ये 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया रेलवे के लिए। लेकिन यही मैथ, रीजनिंग, लुसेंट और करंट अगर ये कर लेते हो तो भी आप, और प्लस खोरठा 1 घंटा अगर आप डेली देख लेते हो तो 70% सिलेबस जो है वो जैसे सीजीएल का भी आप कंप्लीट कर चुके हो। 30% सिलेबस सिर्फ बचेगा, वो बचेगा झारखंड जीके का, जिसमें झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का पॉलिटी, तो झारखंड जीके का क्वेश्चन जो बचेगा वही 30% बचेगा। बाकी 70% आप चूंकि कर रहे थे रेलवे की तैयारी, लेकिन इसी रेलवे की तैयारी के क्रम में आपका क्या हुआ कि 70% तैयारी हो गया है जैसे सीजीएल के लिए भी, ठीक। अब 30% जो बचा वो नोटिफिकेशन के बाद भी अगर आप इसका तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत है अब क्योंकि खोरठा जो है वो पेपर 2 में आता है, ठीक, पेपर 2 में आ रहा है तो इसका मेरिट लिस्ट में एडिशन होगा, तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है लैंग्वेज पेपर, ठीक। अब लैंग्वेज पेपर का भी तैयारी आपका हो गया, पेपर 3 का भी आपका तैयारी हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर 3 में आपने जीएस पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, तो पेपर 3 भी आपका हो गया, पेपर 2 भी आपका हो गया, ठीक। और पेपर 3 में सिर्फ बचा क्या, एक झारखंड जीके बचा, तो 30% सिलेबस है, मोर देन सफिशिएंट होता है। 1-1.5 महीना, 2 महीना 2.5 महीना अगर हम पढ़ लिए झारखंड जीके तो 2-2.5 महीना बहुत होता है। साथ ही साथ जो क्वालिफाइंग है हिंदी और इंग्लिश, वो तो मैं बताया आपको नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ एक महीना पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि वो जो क्वालिफाइंग नेचर के जो पूछे जाएंगे आपको पेपर 1 में इंग्लिश और हिंदी, वो सिर्फ आपके जांच के लिए कि आपको हिंदी आता है कि नहीं, आपको इंग्लिश आता है कि नहीं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। और आप 1 महीना भी या 20 दिन 15 दिन भी स्टडी कर लिए तो इंग्लिश और हिंदी ये आप निकाल लोगे, तो क्वालिफाइंग के बारे में तो सोचो ही नहीं। अभी क्या हुआ, आपका पेपर 3 और पेपर 2 ये दोनों कवर हो गया है जैसे सीजीएल के लिए भी, जबकि तैयारी आप किसका कर रहे हो,
रेलवे का या जिसका भी आप फॉर्म भरे उसका तैयारी कर रहे हो, लेकिन 70% सिलेबस उसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन ये 70% कब होगा? जब 1 घंटा कम से कम, सिर्फ 1 घंटा खोटा में दो, बाकी पूरा का पूरा समय लुसेंट, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ये जो रणनीति है वो इस हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैं आपको अपडेट देता कि बस यदि याचना वापस हो गया आप डिमोटिवेट हो जाओ, ये मतलब नहीं है सर, क्योंकि यही एक टर्निंग पॉइंट है जहां अपने आप को आपको संभालना है और रणनीति इस हिसाब से तय करना है कि एनटीपीसी पे फोकस करते हुए, रेलवे पे फोकस करते हुए, जिसका भी आप एग्जाम दिए हो, चूंकि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी में हो तो जीएस पढ़ना ही है, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही है, करंट अफेयर पढ़ना ही है, और सारा चीज़ अगर बढ़िया से आप तैयारी करते हो तो जब जेसीसी सीजीएल के एग्जाम में बैठोगे तो इन चीज़ों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो जेसीसी सीजीएल में अलग कुछ पूछा जाएगा और रेलवे में कुछ अलग पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं है। मैथ ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग पूछा जाएगा उसमें कुछ अलग पूछा जाएगा, लेवल को 19-20 का अंतर होता है। और चूंकि मैथ, रीजनिंग और खोटा का क्लासेस मैं इस चैनल पे आपको अवेलेबल करा ही रहा हूँ, और जरूरी नहीं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ मेरे ही चैनल से आप मैथ, रीजनिंग और खोटा करो, आपको जहाँ समझ में आता है आप मेरे वीडियो में जाओ, चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आप चेक करो, अगर मेरा वीडियो समझ में आता है तो मेरे वीडियो से करो, किसी और का वीडियो समझ में आता है वहाँ से करो, बुक से समझ में आता है वहाँ से करो, जहाँ से समझ में आपको आता है। ठीक है, यू आर टोटली इंडिपेंडेंट, आपको जहाँ से समझ में आता है आप वहाँ से करो, लेकिन बस तैयारी करो, सही रणनीति के साथ करो, क्योंकि डिमोटिवेट होके कुछ नहीं होगा, हतोत्साहित होके कुछ नहीं होगा। तो रणनीति बढ़िया बनाओ, क्योंकि अब ये अपडेट आ गया कि अधियाचना वापस हो गया तो डिमोटिवेट नहीं होता है, उसको रणनीति उस हिसाब से फिगर आउट कर देना है कि इधर भी मेरा एग्जाम निकल जाए और कम से कम साथ में, चूंकि सचिवालय का हम सपना देख लिए हैं एक बार, अगर तो वो भी हमको पूरा करना है, तो उस हिसाब से रणनीति हम बनाए कि कम से कम 70% 80% सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए उसकी तैयारी किए बिना भी। और जब फाइनली नोटिफिकेशन हमारे पास जैसे सीजीएल को होगा उसमें तो खैर पूरा जोर तो डाल ही देंगे उसमें, लेकिन वो जोर डालने तक अगर आपको पता चला है कि आपका 75% 70% सिलेबस कंप्लीट है तो सोचिए आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। बस यही अपडेट देने के लिए और यही रणनीति आपके साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। हो सके तो ये वीडियो को बहुत लोगों तक आप शेयर कीजिएगा जितना हो सके। रीजन सर, रीजन ये है कि एक तो अपडेट पता चलना चाहिए, जितने भी अभ्यर्थी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसका तैयारी कर रहे हैं सचिवालय के, जो सचिवालय के लिए ही जो डेडिकेटेड है, उनको ये पता होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन आपका, वो कंपटीशन आपका लाखों लाखों बंदों से होने वाला है। ठीक, तो उस हिसाब से तय अपने आप को, अपना मानक जो है वो उस हिसाब से तय करना पड़ेगा कि उसको कोई क्रॉस करके ना निकल जाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ जैसे कि मैथ, रीजनिंग और खोटा का जो क्लासेस चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा इसी चैनल पे, तो सभी क्लासेस को ऑन टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अच्छा, एक क्यूरी और आता था या आते रहता है प्रायः इस चैनल पे, उसके लिए आज पहली बार मैं अपना, चूँकि चैनल में नंबर दिया हुआ है लेकिन शायद बहुत सारे लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो मैं अपना एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चंस होगा उसका यथासंभव हम प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का जितना जल्द हो सके। बस कॉल सिर्फ मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कॉल का मैं रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा 8421627238। ठीक, 8421627238। आई रिपीट 8421627238। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करो। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके क्वेरी होते हैं, मैं प्रयास करूंगा उनके उत्तर देने का। मिलते हैं अगला वीडियो में मैथ के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।